मेजॉरिटी जनरल पब्लिक को ये लगता है कि खर्राटे आना एक नॉर्मल चीज है, कि उनको खर्राटे आ रहे हैं इसका मतलब उन्हें बहुत अच्छी नींद आ रही है, बहुत डीप स्लीप आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बट स्नोरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओएसए। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ओएसए का मतलब क्या होता है। नींद के समय आपकी सांस की नलियों का रुक जाना, जिसकी वजह से सांस ना आना, दैट इज ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओएसए में ये जो होता है, सांस की नलियां सोते समय ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, जिसके कारण इंसान सो नहीं पाता है रात में। इस कारणवश वो मॉर्निंग में जब उठता है तो फ्रेश महसूस नहीं करता, मॉर्निंग में उनको हेडेक होगा, डे टाइम स्लीपीनेस होगी, बैठे बैठे कोई भी काम करते करते उन्हें नींद आ जाएगी, इरिटेबल फील होगा। तो ये सारे ओएसए के सिम्टम्स हैं जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्नोरिंग। ऐसा हमारी बॉडी के साथ अंदर क्या हो रहा होता है कि जो ये सिम्टम्स होते हैं? तो जब ये नेक मसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारा जो अपर एयरवे है, यानी नाक से लंग तक का जो रास्ता है, वो कोलैप्स होने लगता है, जिसकी वजह से सांस का प्रभाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल फॉल होने लगती है, जिसके कारण हम उठते हैं बार बार, नींद पूरी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या ओबेसिटी और ओएसए का कोई कनेक्शन है आपस में? तो ओबेसिटी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, बट दैट इज नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर। पतले लोगों में भी ये चीजें हो सकती हैं। कौन से ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जिसको देखते हुए हमें अलर्ट होना जरूरी है? देखो 70% ऑफ द पॉपुलेशन स्नोर करती है, बट सारे स्नोरिंग ओएसए नहीं होते। अगर आपको स्नोरिंग के साथ रात में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार गैस्पिंग ब्रीदिंग हो रही है, नींद से उठ रहे हैं, मॉर्निंग में हेडेक हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बैठे बैठे नींद आ जा रही है, तो वो स्नोरिंग ओएसए का पार्ट होता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम इस ओएसए को अनट्रीटेड रखें? अगर आप इसको अनट्रीटेड रखोगे बहुत टाइम तक, तो ये बाकी हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जैसे आपका हार्ट हुआ, आपका ब्रेन हुआ, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम हुआ, ये बहुत ही ग्रॉसली इफेक्ट होता है इससे। क्या ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है? इसका मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो सीपैप थेरेपी होता है। प्रेशर से जब हवा जाती है तो सांस की नलियां खुली रहती हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, तो बार बार उठता नहीं है, उसकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है और बाकी सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स ये इंप्रूव हो जाते हैं धीरे धीरे। ओके। क्या आपने कभी सोचा है कि जोर जोर से खर्राटे लेना सिर्फ एक आदत है या किसी बड़ी बीमारी का संकेत है? अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति रात में खर्राटे लेता है, सुबह थका हुआ उठता है और दिन भर नींद महसूस करता है, तो ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर स्थिति के बारे में जिसे कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सपना, जो एक अनुभवी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सपना, स्वागत है आपका हमारे फेलिक्स टॉक पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे फेलिक्स हॉस्पिटल के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं इस बीमारी के बारे में जनरल पब्लिक को सही से बता पाऊँ, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने अक्सर देखा लोग रात भर अपनी पूरी अच्छी नींद लेते हैं, खर्राटे, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो खर्राटे बेच के सो रहा था, ऐसे जैसे हम नॉर्मली कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति सुबह जब वो ऑफिस के लिए जाता है, वो थका हुआ सा महसूस करता है, ऑफिस में भी बार बार नींद आ रही है, तो ये किस वजह से होता है? जी, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चीज़ का निकाला है। देखिए, बहुत लोगों को लगता है, लाइक मेजॉरिटी जनरल पब्लिक को ये लगता है कि खर्राटे आना एक नॉर्मल चीज़ है। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि उनको खर्राटे आ रहे हैं इसका मतलब उन्हें बहुत अच्छी नींद आ रही है, बहुत डीप स्लीप आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। स्नोरिंग ओएसए का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है। दिस इज़ नॉट द ओनली सिम्टम, इसके साथ बाकी सिम्टम्स भी होते हैं, बट स्नोरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओएसए। अगर आपकी रात में नींद बार बार टूट रही है, ओएसए में ये जो होता है, सांस की नलियां सोते समय ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, जिसके कारण इंसान सो नहीं पाता है रात में। इस कारणवश वो मॉर्निंग में जब उठता है तो फ्रेश महसूस नहीं करता, मॉर्निंग में उनको हेडेक होगा, डे टाइम स्लीपीनेस होगी, बैठे बैठे कोई भी काम करते करते उन्हें नींद आ जाएगी, इरिटेबल फील होगा। तो ये सारे ओएसए के सिम्टम्स हैं जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्नोरिंग। लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि ऐसा हमारी बॉडी के साथ अंदर क्या हो रहा होता है कि जो ये सिम्टम्स होते हैं? एक्चुअली जब हम सोते हैं तो हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ओएसए का मतलब क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एज यू कैन से,
द नाम में ही इसका मतलब लिखा हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, नींद के समय आपकी सांस की नलियों का रुक जाना जिसकी वजह से सांस ना आना, दैट इज OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब इसमें क्या होता है, जब हम रात में सोते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स मोड में चली जाती हैं, इंक्लूडिंग योर नेक मसल्स। तो जब ये नेक मसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारा जो अपर एयरवे है यानी नाक से लंग तक का जो रास्ता है वो कोलैप्स होने लगता है, जिसके वजह से सांस का प्रभाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल फॉल होने लगती है, जिसके कारण हम उठते हैं बार बार, नींद पूरी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, जिसके वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अधिकतर हमने देखा कि जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, काफ़ी फैटी लोग हैं, वो उनके साथ ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो क्या ओबेसिटी और OSA का कोई कनेक्शन है आपस में? जी बिल्कुल, ओबेसिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है OSA से। एक्चुअली ओबेसिटी जिनको होती है उनमें बॉडी में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे केस में जो नेक में फैट डिपॉजिट हो जाता है वो आपके एयरवेज को और ज़्यादा कोलैप्स कराता है। नॉर्मली भी मसल की रिलैक्सेशन से आपकी सांस की नलियाँ कोलैप्स हो रही हैं, नैरो हो रही हैं। जब आप में नेक में फैट बढ़ता है तो ये चीज़ और ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके वजह से सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, जल्दी आते हैं। इसीलिए ओबेसिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है OSA का। बट ऐसा नहीं है कि जितने भी पतले लोग हैं उनमें OSA हो नहीं सकता, इसके अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे स्पेशली जिनका एनाटमी, फेशियल एनाटमी जिनकी सही नहीं होती, जैसे आपका लोअर जॉ जो जबड़ा है अगर वो छोटा है, ये पीछे की साइड है, टंग का साइज अगर बहुत बड़ा है या फिर आपके टॉन्सिल्स का साइज बहुत बड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो भी आपकी अपर एयरवेज उसको कंप्रेस करेगा। तो ऐसे में भी आपको सारे OSA के सिम्टम्स आ सकते हैं जबकि आपको मोटापा नहीं है। तो ओबेसिटी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर। पतले लोगों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसीलिए इसके सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पतले लोगों में भी ये स्नोरिंग होती है, सो एक नॉर्मल स्नोरिंग और OSA में क्या, कैसे हम डिफरेंस मतलब पता लगाएं? कोई भी घर पे लेटा हुआ है और स्नोरिंग हो रही है, तो कौन से ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जिसको देखते हुए हमें अलर्ट होना ज़रूरी समझना चाहिए? जी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। देखो 70% ऑफ द पॉपुलेशन स्नोर करती है, बट सारे स्नोरिंग OSA नहीं होते, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्नोरिंग के साथ रात में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आप अचानक से गैस्पिंग ब्रीदिंग के साथ उठ जाते हैं, आपको महसूस होता है कि मुझे सांस नहीं आ रही और बार बार आप नींद आपकी टूट रही है, ऐसे केस में स्नोरिंग इज़ एसोसिएटेड विद OSA। अगर आपकी नींद प्रॉपर है, आप बार बार नींद से उठ नहीं रहे हैं, आपको बाकी सिम्टम्स नहीं है जैसे हेडेक वगैरह नहीं हो रहा, आप दिन में फ्रेश महसूस कर रहे हैं, तो वो स्नोरिंग OSA से रिलेटेड नहीं होती। बट अगर आपको बार बार गैस्पिंग ब्रीदिंग हो रही है, नींद से उठ रहे हैं, मॉर्निंग में हेडेक हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बैठे बैठे नींद आ जा रही है, तो वो स्नोरिंग OSA का पार्ट होती है। ओके डॉक्टर साहब, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम इस OSA को अनट्रीटेड रखें? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जनरल पब्लिक के लिए जानना, क्योंकि बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं। OSA एक रेस्पिरेटरी बीमारी ही नहीं है, ये रेस्पिरेटरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो रहा है, बट अगर आप इसको अनट्रीटेड रखोगे बहुत टाइम तक तो ये बाकी हमारे इम्पॉर्टेंट बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जैसे आपका हार्ट हुआ, आपका ब्रेन हुआ, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम हुआ, ये बहुत ही ग्रॉसली इफेक्ट होता है इससे। एक्चुअली जब हम लोग सो रहे हैं, हमारी सांस की नलियाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो बॉडी में बहुत इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसके कारण सबसे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे, वो भी कंप्रेस नैरो होने लगती हैं, जिससे आपको हाइपरटेंशन के रिस्क हो जाते हैं, आपको हार्ट फेलियर का रिस्क होता है, आपको सडन हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको OSA की ज़रा से भी शंका है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बस एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये मेरे बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सडन इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सुनकर ही बहुत डर लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं, तो ऐसे में हम कौन से टेस्ट करवाते हैं? मतलब इसे डायग्नोस करने के लिए
किन इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, स्लीप स्टडी। स्लीप की बीमारी है तो हमें उसी को स्टडी करना है। टेक्निकल टर्म इज़ पॉलीसोम्नोग्राफी। इसमें पेशेंट की स्लीप को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये घर पे भी हो सकता है, हॉस्पिटल बेस्ड सेटिंग में भी हो सकता है। इसमें कुछ नहीं, पेशेंट को बोला जाता है सोने के लिए और उस दौरान हम उसकी स्टडी को स्लीप करते हैं। वो स्लीप के आर्किटेक्चर को हम लोग समझते हैं, जैसे कि कौन से फेज में किस लेवल तक उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम सीवियरिटी डिसीज़ की डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो कि आप हॉस्पिटल में भी करा सकते हो, आप घर पे भी करा सकते हो। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज जैसे अकेले घर में लेटे हैं और सो रहे हैं और उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो स्नोरिंग हो रही है नहीं, जैसे अकेला है कोई घर पे, तो ऐसे और क्या सिम्टम्स हैं जिससे उन्हें पता चल सकता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है? ये अगर देखिए आपको पता नहीं चल रहा है, एक्चुअली जो पेशेंट स्नोर करते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो स्नोर कर रहे हैं। उनके पार्टनर्स ही उन्हें बताते हैं कि ये बहुत लाउड स्नोरिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंट को स्नोरिंग के अलावा बाकी सिम्टम्स होंगे, जैसे कि वो, अब देखिए, रात में स्नोरिंग के चक्कर में बार बार सांस की नलियाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं, उसके चक्कर में उसकी नींद प्रॉपर हो नहीं पाती, वो बार बार जगते हैं। तो दिन में जब वो उठेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। उनको मॉर्निंग में हेडेक्स बहुत होंगे। कभी भी वो सिंपली बैठे हैं तो बैठे बैठे उन्हें नींद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टीवी देख रहे हैं तो बैठे बैठे नींद आ जाएगी। सिग्नल पे गाड़ी जब रुकती है तो भी कई लोगों को बैठे बैठे नींद आ जाती है, विच इज़ वेरी रिस्की। तो ये सारे सिम्टम्स भी होंगे स्नोरिंग के अलावा। प्लस अब पेशेंट सो तो पा नहीं रहा रात में, तो मॉर्निंग में जब उठेगा तो बहुत इरिटेटेड फील करेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसके वर्क पे इफेक्ट आने लगेगा। कई लोगों को बार बार यूरिन भी आती है रात में, बार बार यूरिन पास करने जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनको स्नोरिंग का नहीं पता चल रहा और ये बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी ओएसए का पार्ट है, तो भी उनको वर्कअप ज़रूर करवाना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, बात करेंगे अभी ट्रीटमेंट की। आखिरकार इसमें क्या ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है इससे? इसका मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो CPAP थेरेपी होता है। CPAP इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एज यू कैन सी, इसमें नाम में ही लिखा है कि हम कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर देते हैं। मतलब एक मास्क के थ्रू बाहर से हम पॉजिटिव हवा डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी सांस की नलियाँ हमारी रुक रही होती हैं वो प्रेशर के कारण खुलती हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो रहे होते हैं, जैसे पेशेंट बार बार उठ रहा होता है, वो उठेगा नहीं क्योंकि इसकी सांस की नलियाँ बंद नहीं हो रही। प्रेशर से जब हवा जाती है तो सांस की नलियाँ खुली रहती हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, तो वो बार बार उठता नहीं है, उसकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है और बाकी सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स ये इंप्रूव हो जाते हैं धीरे धीरे। ओके तो यही मेन ट्रीटमेंट, द बेस्ट ट्रीटमेंट विद बेस्ट आउटकम ओएसए का इस CPAP थेरेपी। इस CPAP थेरेपी। यस। सो ये CPAP लगा के सिर्फ सोना है या मैम ये कुछ घंटों में, दिन में भी उन्हें यूज़ करना अगर होता है? आपको जैसे ओनली ओएसए के लिए CPAP, जैसे इसकी अदर यूजेस भी हैं, बट अगर ओनली ओएसए के लिए हम CPAP दे रहे हैं तो ये जब भी आप सो रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप दिन में भी एक नैप ले रहे हैं, सो रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, तो भी आपको अपनी मशीन यूज़ करनी चाहिए। रात में तो जब आप सो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना ही करना है, बट इनफैक्ट अगर आप दिन में सोते हैं तो भी आपको इस मशीन का यूज़ करना है। बेसिकली जब भी आप सो रहे हैं, जब भी ये दिक्कतें आने के चांसेस हैं, तब आपको ये मास्क लगा के सोना है, जिससे कि इसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अधिकतर पेशेंट बहुत शिकायत करते हैं, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल कि आप पूरी रात एक मास्क लगाकर सो रहे हो, और लोगों के मन में एक ये भी शंका है कि क्या ये पूरी उम्र हमारे साथ ऐसे ही रहेगा? क्या हमें पूरी उम्र ऐसे ही मास्क लगा के सोना है? देखिए, दिक्कत तो आती है, नो डाउट, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं होते मास्क के लिए, मास्क की ब्रीदिंग से वी आर नॉट यूज़ टू। तो इनिशियली दिक्कत तो आती है, बट धीरे धीरे जब पेशेंट इसे यूज़ करने लगता है, जब इसका आदी हो जाता है, तब ये दिक्कत सेटल भी हो जाती है। इनफैक्ट शुरू में जब हम पेशेंट को ये थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो नाइट में लंबे टाइम लगाने से पहले हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। जैसे कि मास्क हम रखते हैं, थोड़े प्रेशर्स लगा के उसको दिखाते हैं, उसको समझाते हैं कि देखिए इस मशीन के साथ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा, इस तरीके से हवा महसूस होगी, जिससे वो मॉर्निंग में ही इस चीज़ का आदी हो जाए और जब रात में वो लंबे टाइम के लिए उसे यूज़ करे तो वो एकदम से घबराहट ना हो। तो हम एक तो ये चीज़ करते हैं। दूसरा, आजकल काफ़ी नए डिवाइसेस आ गए हैं
जो हम मास्क यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। कुछ लोग बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक उनको लगता है जब वो मास्क लगाते हैं कि बंद हो रहा है। ऐसे केसेस में हमारे पास अलग टाइप के मास्क भी आने लगे हैं, जिसे कहते हैं नेज़ल पिलो, जो कि बस नाक पे फिट होता है। एक आता है नेज़ल मास्क, देन हमारे पास आते हैं जेल मास्क, जो कि बहुत कंफर्टेबल इंटरफेसेस हैं जो आजकल अवेलेबल होते हैं, जिससे ना पेशेंट को दिक्कत कम होती है। वो जिस हिसाब से सांस लेते हैं उस हिसाब से मशीन का प्रेशर्स भी मॉडिफाई हो जाता है। तो आजकल हमारे पास ऐसे बहुत एडवांस मशीन्स हैं, इंटरफेसेस हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ओके। तो उनको मतलब इसके बारे में मतलब बिल्कुल टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है कि उनको बहुत दिक्कत आएगी। आजकल हमारे पास बहुत ऑप्शंस ऐसे हैं जिससे पेशेंट कंफर्टेबली उसको यूज़ कर सकता है। ओके। सो डॉक्टर साहब, हर पेशेंट को सीपैप की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ लोगों को हम मेडिसिन से या सर्जरी से भी ठीक कर सकते हैं? देखिए, सीपैप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। हमारे पास कुछ मेडिसिन्स एंड सर्जरीज भी है, बट वो जस्ट एड ऑन थेरेपीज हैं। लाइक वो सीपैप को रिप्लेस नहीं कर सकती बेसिकली। सीपैप के साथ हम कुछ और ट्रीटमेंट भी देते हैं, जिसमें कि मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप 10% अपना बॉडी वेट लूज़ करते हो तो 26% से आपका AHI इंडेक्स कम होता है। AHI इंडेक्सेस जो हम एक स्लीप स्टडी में इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं देखने के लिए कि ये बीमारी किस एक्सटेंट तक है, कितनी सीवियर है। तो आप जैसे ही अपना वेट रिड्यूस करने लगते हैं, सिम्टम्स ऑटोमेटिकली आपके इम्प्रूव होते हैं। तो सीपैप के साथ एक तो वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, साथ में कुछ मेडिसिन हैं जो कि जस्ट एड ऑन है, एज इन कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है जो कि इसको रिप्लेस कर सके। सर्जरीज़ का रोल उनमें है जिनमें थोड़ी फेशियल एनाटमी डिस्टर्ब होती है, जैसे जिनके जॉ बहुत पीछे की साइड है। तो हमारे पास ऐसे अप्लायंसेज हैं, ओरल डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू हम जॉ थोड़ा आगे की साइड रख सकते हैं। प्लस सर्जरीज़ में आपके जैसे कि कुछ लोगों के नेज़ल सेप्टम बहुत बड़े होते हैं, तो हम उनको नेज़ल सर्जरीज एडवाइस कर सकते हैं। अगर टॉन्सिल्स का साइज़ बहुत बड़ा है तो हम उसको निकाल सकते हैं। ऐसे में क्या आपके एयरवेज थोड़े खुल जाते हैं, तो आपको आराम आता है। बट इन द एंड सीपैप इज़ द मेन ट्रीटमेंट, बाकी सारी चीज़ें एडिशनल होती हैं। हाँ, एडिशनल में जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया वेट लॉस, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे खुद के एक रिलेटिव हैं, उन्हें यही प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप जितना हो सके अपना वेट रिडक्शन करेंगे। एंड डेफिनेटली उन्होंने 15 kg अपना वेट जब रिड्यूस किया तो उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अभी वो नॉर्मली सोते हैं, कभी भी स्नोरिंग वगैरह का तो नाम ही कहीं नहीं है। वेट रिडक्शन का इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Right. ये जस्ट लाइक ऑन पेपर लिखने के लिए नहीं है, इसका एक्चुअल में क्लिनिकल इम्पैक्ट बहुत होता है और ये पेशेंट खुद एक्सपीरियंस करता है। सो डॉक्टर साहब, कुछ लोग क्या करते हैं कि रात में बहुत अच्छी नींद आए तो अल्कोहल या स्लीपिंग पिल्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसे OSA पेशेंट्स में क्या अल्कोहल लेना और स्लीपिंग पिल्स लेना सही रहेगा या बहुत ही हानिकारक है? नहीं, देखिए, ऐसे केसेस में ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ करना जो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करता हो या आपके स्लीपिंग सेंटर्स को और डिप्रेस करता हो, डेंजरस है। देखो, अल्कोहल हुआ या स्लीपिंग पिल्स हुए, ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में जो स्लीपिंग सेंटर्स होते हैं उसको और डिप्रेस करते हैं। प्लस जो मसल्स ऑलरेडी रिलैक्स होती हैं उसको वो और ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। इससे क्या है, सिम्टम्स और ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा सिवियरिटी हो जाती है OSA का। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए OSA वाले पेशेंट्स में। इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ओके। सो सोने की कोई पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है? बिकॉज मेरी दादी कहा करती थी बहुत ज़्यादा सीधे लेटोगे तो खर्राटे ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा अपना तकिया ऐसा उठा लो, ऐसा मेरी दादी कहती नहीं, थी। एकदम सही कहती हैं वो, एकदम सही कहती हैं। होता है, ये चीज़ एक्चुअली होती है। क्या होता है ना, जब आप सीधा लेटते हैं तो बेसिकली आपके टंग और ओरल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो पीछे जाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटी ये पीछे जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, अगेन हमारे जो अपर एयरवे हैं वो बंद हो जाते हैं। तो OSA के पेशेंट्स को सीधा लेटने में इसीलिए दिक्कत आएगी, क्योंकि वैसे भी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, प्लस ये सारे स्ट्रक्चर्स पीछे जाते हैं, तो उनकी सांस की नलियाँ बहुत कंप्रेस हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट जब लैटरली लेटेंगे ना, किसी साइड करवट करके, उनको स्नोरिंग भी कम होती है, दिक्कत भी कम आती है, क्योंकि ये पैसेज आपका थोड़ा बहुत खुल जाता है। तो ये सारे दिक्कत थोड़ी कम आती है, इसलिए सुपाइन मतलब सीधे लेटने में पेशेंट्स को आती है ऐसे दिक्कत। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी।
तो जाते जाते प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहेंगे रिगार्डिंग लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ भी अपनी तरफ से रिगार्डिंग ओएस से? मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उन लोगों तक सही जानकारी पहुँचा पा रही हूँ। लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, स्नोरिंग को इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं बस उन लोग को ये बोलना चाहूँगी कि आपको अगर ऐसे कोई भी सिम्पटम्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे स्नोरिंग होना, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना, मॉर्निंग में हेडेक होना, ऐसे कोई भी सिम्पटम्स हैं तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर मत कीजिए। अपने नियरेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करिए, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, कोई पेन नहीं होता है इसकी डायग्नोसिस में, बहुत ईज़िली डायग्नोज़ हो जाता है और ट्रीट भी होता है। तो इसीलिए प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए और अपने पल्मोनोलॉजिस्ट की हेल्प जितना जल्दी हो सके लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो खर्राटे लेना सिर्फ एक आम बात नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी अपने को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जैसे रात में बार बार सांस रुकना, सुबह सिर में दर्द, दिन भर नींद आना, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। समय रहते फेलिक्स हॉस्पिटल के पास आज ही इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। इसके साथ ही आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।